Hello everyone, welcome back to Eklavya Study Point and I am Sachin and in today's video we are going to discuss the chapter training in sports और इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू रीड आवर नोट्स सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सो ट्रेनिंग से आप क्या समझते हो कि कोई भी अगर हमें गोल अचीव करना है, कोई हमारा टारगेट है और हम उसके लिए लगातार जो मतलब जो भी हम काम करने वाले हैं उसमें इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक ट्रेनिंग करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो होता है। तो इसमें लिखा हुआ है द टर्म ट्रेनिंग रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यानी कि ये एक ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो काफी सिस्टमेटिक होता है, जिसका एम क्या होता है कि कोई भी बंदा है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करना ताकि उसका जो टारगेट है वो उसको वो अचीव कर सके। सो द टर्म स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इसका जो स्पेसिफिकली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथलेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में और गेम्स के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए यूज किया गया है, उस कंटेक्स्ट में है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करते हैं, कोचेस जो होते हैं वो करवाते हैं, और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, ये इन सब के कंटेक्स्ट में हमें चैप्टर पढ़ना है। सो अब हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे हम क्या करते हैं कि कोई भी फोर्स है या कोई भी प्रेशर है उसको हम मतलब अपनी तरफ से यहां से रेजिस्ट करते हैं। यानी कि इट मींस द कैपेसिटी टू विद स्टैंड फोर्स और प्रेशर। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप में स्ट्रेंथ होगी तभी आप इतने फोर्स को उठा पाएंगे, इतने प्रेशर को उठा पाएंगे। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी तरीके की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखोगे कि मतलब अगर आप उसको ओवरकम कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपकी तरफ कोई भी बहुत हैवी चीज के साथ प्रेशर आ रहा है, आप भी अपने यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, सो ये इसमें हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ के तीन टाइप होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको ये तीनों समझाने वाला हूं। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू ओवरकम मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन अ सिंगल रेपिटेशन और अ सिंगल मैक्सिमल वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। एक ही बार में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी अपनी शक्ति यूज कर सकते हो, स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो, ये वो बताता है हमारे मसल्स के बारे में। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ मींस टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन मैक्सिमल एफर्ट। आपका ज्यादा से ज्यादा जो एफर्ट हो सकता है स्ट्रेंथ का वो है। दो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डज नॉट होल्ड मच इंपॉर्टेंस इन मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स बट इज सर्टेनली रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स। ज्यादातर स्पोर्ट्स में इसकी जरूरत नहीं होती, पर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे इसकी जरूरत बहुत होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ देनी होती है। शॉर्ट पुट होता है, जेवलिन थ्रो होता है, उसमें आपको पूरी जोर लगा के वो उसको जेवलिन को फेंकना होता है। वेट लिफ्टिंग हो गया, डिस्कस थ्रो होता है। तो ये सब में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। अब सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, जितनी जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ अगर हम यूज कर सकते हैं वो हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज हाईली स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ मूवमेंट एंड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। This type of strength is mainly used in spiking of volleyball, jumps in basketball, sprint events। ठीक है, जैसे स्प्रिंट वगैरह होती है उसमें आपको स्पीड स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होती है। ठीक है, और ये सब जो गेम्स है यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। नाउ थर्ड वन, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। थके होने के बावजूद भी आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहे हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू परफॉर्म रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस एंड विद स्टैंड फैटिग। भाई आप थकने के बावजूद भी, फैटिग में भी आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हो, मसल्स का यूज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं रिपीटेड, तो आपका ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाएगी।
दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज मेनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, लंबे दूरी की जो रेसेस होती हैं, स्विमिंग होती है, डिस्टेंस साइकिलिंग, उसमें यूज होता है। अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, ठीक है, हाउ कैन वी डेवलप द स्ट्रेंथ। सो द फर्स्ट मेथड इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, second one is isotonic exercises, and the third one is isokinetic exercises. So one by one we will be discussing. सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या है, जैसे कि मान लो ये आपके सामने इमेज है, अब ये मान लो कोई वॉल को पुश कर रहा है, वॉल तो हिलेगी नहीं, ना ही आपको यहां से दूर से दिखेगा कि कितना जोर लगाया जा रहा है, पर बंदा स्ट्रेंथ का तो यूज कर रहा है अपनी। तो ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मतलब वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मसल्स का जो साइज होता है, लेंथ जो होती है वो चेंज होती हुई नहीं दिखती। ओके आपको नहीं नजर आएगी, इट विल बी नॉट विजिबल इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। muscle and joint movement is not visible as there is no direct movement and the work performed cannot be seen directly। कितना स्ट्रेंथ का यूज हो रहा है आप देख नहीं पाओगे इसको दूर से, पर वो उसी को पता है अंदर वाला कितना वो जोर लगा रहा है, ठीक है। मान लो गाड़ी खड़ी है, उस पर आप धक्का लगाते हो, वो तो दिखेगा कि भाई गाड़ी जा रही है कितनी तेजी से, कितना आपने धक्का लगाया, पर दीवार के अगेंस्ट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो नजर नहीं आएगा। सो द बेस्ट एग्जांपल इज पुशिंग अ वॉल। Second है isotonic exercises. So these are exercises in which movements can be seen directly. इसमें आपको movements दिख जाती हैं जो भी आपकी बॉडी में हो रही होती है मसल्स में। So isotonic exercises resulted in toned muscles. अगर आप isotonic exercise करते हो तो आपकी मसल्स काफी टोन्ड हो जाती हैं, आपकी मसल्स की लेंथ बढ़ती है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। Now the next exercise is isokinetic exercises. Isokinetic जो ये आपकी exercises है इसको डेवलप किया है यहाँ पे पेरिन ने 1968 में, and the word isokinetic is made from words iso जिसका मतलब है same and kinetic means motion, same motion. So therefore we can say that isokinetic exercises refers to the exercises that are based on the movement of the muscles throughout the range of the joint विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर आप कर रहे हो, ज्यादातर ये कोई मशीन वगैरह के साथ में होती है, ठीक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। सो एग्जांपल्स ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस आर पेडलिंग साइकिल, ठीक है, स्विमिंग में आप अपने आर्म्स का स्ट्रोक लगाते हैं। इन साइकिलिंग द मसल्स अराउंड द नीज मूव अराउंड द एंटायर जॉइंट एंड द इन स्विमिंग जो पूरा जो मतलब मसल्स होती हैं वो शोल्डर जॉइंट के अराउंड वहां पे मूवमेंट दिखती है हमें, और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मशीन्स वगैरह से ज्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या है कि भाई हम कितने टाइम तक किसी काम को कंटिन्यू रख सकते हैं बिना थके हुए, ठीक है। एंड्योरेंस इज such the ability of an individual to sustain an activity for a longer time period without undue fatigue। बिना थके लंबे समय तक आप कोई भी अगर काम कर पा रहे हो। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सो बेसिक एंड्योरेंस होती है, फिर जनरल एंड्योरेंस होती है, फिर स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है। मैं आपको वन बाय वन सारी समझा दूंगा। सो बेसिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी ज्यादा से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हैं, एंड द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट स्लो स्पीड। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वो थोड़ी स्लो स्पीड में हो रही है, और पेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो पर उसकी स्पीड कम है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्लो रनिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ये हमारी बेसिक एंड्योरेंस होती है, इसमें ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है हमें। जनरल एंड्योरेंस, इट मींस द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू टॉलरेट फैटिग सेटिस्फैक्टरली कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज करके अगर स्टिल योर बॉडी इज एबल टू टॉलरेट द फैटिग, so it will be general endurance, and it is not specific to any sports whereas it is developed through general exercises। if आप अगर जनरल एक्सरसाइज करोगे जब भी आपका इंप्रूवमेंट आती है इसमें। इफ द जनरल एंड्योरेंस इज बेटर, अगर आपकी जनरल एंड्योरेंस अच्छी है सो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। Now the third is specific endurance. So it is the ability to resist the fatigue
caused by a particular sports activity। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो, कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ठीक है, कोई भी वो वेरी कर सकता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उसमें आप अगर थक नहीं रहे हो और आप उसको फैटिग को रेजिस्ट कर पा रहे हो, आपकी एबिलिटी अगर ऐसी है, आप थक नहीं रहे हो, उसको कंटिन्यू करे जा रहे हो एक्टिविटी को, सो वो आपकी स्पेसिफिक एंड्योरेंस हो जाएगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, so here we can divide in it four categories. The first category is speed endurance, second is short term endurance, third is medium term endurance, and the fourth one is long term endurance. So चलिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। So speed endurance क्या है? It is the ability, ठीक है, it is the ability to resist fatigue in activities that last up to 45 seconds। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप 45 सेकेंड्स तक कर रहे हो और आप बिना थके कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 400 मीटर स्प्रिंट रेस, ठीक है। सो स्पीड एंड्योरेंस इज मेनली डिपेंडेड ऑन द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कैसा आपका एनर्जी प्रोडक्शन है, इस पे ये डिपेंड करता है। नाउ शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, इसका मतलब है इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। आप बिना थके अगर कोई काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी 45 सेकंड से 2 मिनट्स तक की हो सकती है, जैसे कि 800 मीटर की रेस है, सो ये आपकी शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो जाएगी। नाउ मीडियम टाइम एंड्योरेंस, टू रेजिस्ट फैटिग, आप अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो और आपका फैटिग जो है आप उसको रेजिस्ट कर पाते हो 2 मिनट से 11 मिनट तक, सो ये आपका मीडियम टाइम एंड्योरेंस हो जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस, इसका मतलब है लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस जो है आपकी कोई भी एक्टिविटी जो 11 मिनट से ज्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैराथन है, क्रॉस कंट्री रेस है, उसमें आप बिना थके उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हो परफॉर्म, सो आपकी लॉन्ग टर्म जो है ये एंड्योरेंस है। नाउ इफ वी टॉक हाउ कैन वी डेवलप एंड्योरेंस, सो देयर आर फ्यू मेथड्स, यानी कि कंटिन्यूअस मेथड है, जिसमें स्लो कंटिन्यूअस मेथड और फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, दो इसके सब टॉपिक्स हैं। फिर इंटरवल मेथड है और फिर फोर्टलेक मेथड है। मैं आपको वन बाय वन सारे बताने वाला हूं। सो सबसे पहले है कंटिन्यूअस मेथड। इसके नाम से ही पता चलता है इट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। सो इन दिस मेथड एन एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम विदाउट एनी रेस्ट, बिना रेस्ट के आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो। सो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्लो कंटिन्यूअस मेथड, इन दिस मेथड द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट अ सर्टेन स्पीड विदाउट एनी ब्रेक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय तक आप एक स्पीड पे कोई भी काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो बिना किसी ब्रेक को लिए। सो द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज इज यूजुअली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। सो फॉर अ ट्रेन्ड एथलीट, जो एथलीट पूरी तरीके से ट्रेंड है, हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्टिविटी शुड बी 140 to 160 बीट्स पर मिनट, ये इनके लिए है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज्यादा हो हार्ट रेट, आपको मैंने बता ही दिया है, ये आपका स्लो कंटिन्यूअस मेथड है। फिर उसके बाद है फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। सो इन दिस मेथड द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट अ कंपैरेटिवली फास्ट पेस, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड होती है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एक्टिविटी, लगातार ये फास्ट स्पीड रहती है। सो हार्ट रेट ड्यूरिंग द एक्टिविटी शुड बी 160 to 180, ठीक है, बिटवीन 160 to 180 बीट्स पर मिनट, बिकॉज द इंटेंसिटी इज हाई। इंटेंसिटी हाई होगी, सो आपकी जो आप देखोगे कि आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, ठीक है, एंड इज मोर स्ट्रेनियस एंड एग्जॉस्टिव देन स्लो कंटिन्यूअस मेथड। इसमें आपकी एनर्जी भी ज्यादा एग्जॉस्ट होती है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी शुड बी एटलीस्ट 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट्स तक होनी चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटरवल मेथड, सो दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल मेथड यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस, सबसे ये काफी सही माना जाता है। एंड इन दिस मेथड द एक्टिविटी इज डन एट अ कंपैरेटिवली हाई इंटेंसिटी, काफी हाई इंटेंसिटी के साथ होती है, पर बीच बीच में इंटरवल्स और ब्रेक्स भी होते हैं, सो दैट द एथलीट कैन रिकवर। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल like work should be done with sufficient speed and duration so that the heart rate goes up to 180 beats per minute, and after this there should be a short interval, and when the heart rate drops down at 120 to 130 then we can start again। एक बार अगर हार्ट रेट बहुत ऊपर हो जा रही है, सो हमें एक इंटरवल ले लेना है, जब बहुत ज्यादा फिर नीचे आने लगे हार्ट रेट, फिर वापस से स्टार्ट कर देना है एक्टिविटी को। सो ये है। नाउ द लास्ट वन इज फोर्टलेक मेथड। सो फोर्टलेक इज अ स्वेडिश टर्म, स्वेडिश वर्ड है, विच मीन्स स्पीड प्ले। इसमें क्या होता है, जो रनर्स होते हैं या जो भी एथलीट्स होते हैं, फोर्टलेक इज अ फॉर्म ऑफ रोड रनिंग।
आप रोड वगैरह पे भी रनिंग कर सकते हो, क्रॉस कंट्री रनिंग भी हो सकती है, जिसमें आपका रनर की जो स्पीड है, जो पेस है, वो सिग्निफिकेंटली चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द आपका एनवायरमेंट आसपास कैसा है, ठीक है। रोड है, हिल्स है, हिली एरिया है, कीचड़ है आगे, या प्लेन रोड है, प्लेन है तो आप तेज भाग रहे हो, कीचड़ आ गया तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, आपकी स्पीड जो है वो उसमें वेरिएशन आती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड क्या होता है कि आप, स्पीड इज एन एबिलिटी टू डू टास्क इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तेज स्पीड से आप अगर कोई टास्क कर रहे हो, वही आपकी स्पीड है। सो टाइप्स ऑफ स्पीड्स, देयर आर 5 टाइप ऑफ स्पीड्स: रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। सो चलिए फिर देखते हैं क्या है। So reaction ability. Reaction ability is the ability to react quickly to a signal. Okay. कोई भी सिग्नल की तरफ अगर आप क्विकली रिएक्ट करते हो, आपकी रिएक्शन एबिलिटी हो जाएगी। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन स्पीड, सो इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम टाइम में आप कितनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो, ये वो होगी। दिस फॉर्म ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करेगी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी मूवमेंट और टेक्निक क्या है। थर्ड वन इज मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, कोई भी एक सिंगल मूवमेंट आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अगर कर रहे हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड है। फिर लोकोमोटर एबिलिटी, it is the ability to maintain maximum speed when in motion for maximum possible duration for or distance, maximum ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम स्पीड में अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो लोकोमोटर एबिलिटी है। इट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स लाइक 100 मीटर, 200 मीटर स्प्रिंट्स, ठीक है, स्पीड स्केटिंग एंड शॉर्ट स्प्रिंट्स इन साइकिलिंग, इसमें बहुत जरूरी होती है। फिर है स्पीड एंड्योरेंस। इसका मतलब है स्पीड एंड्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्पीड एंड एंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड मतलब कम से कम समय में आप टास्क कर रहे हो, एंड्योरेंस मतलब आप किसी भी काम को बिना थके ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कर रहे हो। सो इट मींस आप स्पीड के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन तक अगर कोई काम कर रहे हो स्पीड में, सो वो अगर थकने के बावजूद भी फैटिग के अंदर भी आप कर रहे हो, वो आपकी स्पीड एंड्योरेंस है। Methods for developing speed, so there are two methods, acceleration runs and pace runs. So इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, दोनों तरीके के रन्स में क्या होता है। एक्सेलरेशन रन्स में दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू डेवलप स्पीड व्हाइल अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टैटिक पोजीशन, आप एक स्टैटिक पोजीशन में हो और आप मैक्सिमम स्पीड के साथ अगर रन्स कोई रनिंग वगैरह करते हैं, सो इन एक्सेलरेशन रन अ स्पोर्ट्स पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक आप पूरी स्पीड से अगर भाग रहे हो मैक्सिमम स्पीड, और आपने जल्दी से जल्दी अपना जो डिस्टेंस है वो पूरा किया है, वो एक्सेलरेशन रन है। पेस रन क्या होता है, रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड और विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड के साथ आप एक ही एवरेज बना के भागते जा रहे हो। जनरली 800 मीटर एंड अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रन, जो 800 मीटर से ऊपर वाली रेस होती हैं वो पेस रन होती हैं। इट डेवलप्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एज द एथलीट्स रन्स लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट गेटिंग फैटिग, इसमें बिना थके आप लंबे समय तक भागते हो, तो ऐसे में एंड्योरेंस भी हमारी बढ़ती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप कहीं भी मुड़ जाते हो, बाबा रामदेव को देखा होगा योगा करते हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इट मींस द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, आपके जॉइंट्स की एबिलिटी, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो अलग अलग मूवमेंट्स के साथ, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इट इज नीडेड टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज विद रिलेटिव ईज, आप बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि आपको पता होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, आप झुक नहीं पाते ज्यादा। ओके, सो ये हो जाएगा। सो there are few types of flexibility. First one is passive flexibility. It is the ability to perform movement with greater range using external help, आप किसी और की हेल्प लेके आप कोई अगर फ्लेक्सिबल मतलब हो रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहे हो, सो यहाँ पे मान लो आप कोई इक्विपमेंट मतलब यहाँ हो सकता है कोई ये पार्टनर का इसमें मतलब रोल हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल यूजिंग एक्सरसाइज साइकिल टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बॉडी, सो इसमें आप एक एक्सटर्नल कोई इक्विपमेंट है जिसका आप यूज कर रहे हो। Second is active flexibility. So it is the ability to perform movement with greater range without using external help. इसमें आप किसी की भी हेल्प नहीं लेते हो, खुद की आप हेल्प से अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे पुशअप्स कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो मसल्स के लिए, वो आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है।
एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट मींस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज रिक्वायर्ड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन अ स्टैटिक पोजीशन, यानी कि डाइविंग, सिटिंग, ठीक है, इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वो ये है। फिर है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट मींस डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज रिक्वायर्ड और नीडेड, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें कब चाहिए होती है, फॉर डूइंग मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन लाइक वॉकिंग, रनिंग, इसमें आपको अगर डिस्टेंस ज्यादा है सो आपको डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, स्लो स्ट्रेचिंग, सो इसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वे टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। द की पॉइंट टू नोट हियर इज द स्ट्रेचिंग शुड बी स्लो, स्लो स्ट्रेचिंग करनी है, तेज करोगे तो इंजरी हो सकती है। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, अब इसमें क्या है, जब आप स्लो स्ट्रेचिंग सीख जाते हो तो आप फिर स्लो स्ट्रेचिंग करके बीच बीच में होल्ड करना स्टार्ट कर दो, वहीं रोके रखो अपने आप को, ठीक है, 6 to 8 सेकेंड्स तक, ये आपकी स्ट्रेच एंड होल्ड हो जाएगा। बैलिस्टिक मेथड, इसमें क्या है, एक रिदमिक वे में अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग यूजेस बॉडीज मोमेंटम इन एन एफर्ट टू एक्सटेंड रेंज ऑफ मोशन एंड इन दिस मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद अ स्विंग, स्विंग के साथ कर रहे हो, रिदमिक वे में कर रहे हो, रिदमिक मैनर में कर रहे हो, ये बैलिस्टिक मेथड है आपका। पीएनएफ स्ट्रेचिंग, पीएनएफ स्ट्रेचिंग का मतलब है इट रेफर्स टू प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, ठीक है। पीएनएफ में क्या होता है, दिस इज एन एडवांस टेक्निक, काफी एडवांस टेक्निक होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। पीएनएफ इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मसल ग्रुप, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर की हेल्प के साथ आप ये कर सकते हो, जैसे कि आप लेट गए, आपने टांग ऊपर उठाई अपनी, ठीक है, आपका जो पार्टनर है आपको उसको स्ट्रेच करवाने में मदद कर सकता है, सो ये हो जाएगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल वाली जो एबिलिटीज होती है, सो इन अदर वर्ड्स द एबिलिटी to control the movements of different parts of our body so that they work well together, आपकी आंख और आपका हाथ, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्रिकेट खेलते हो, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बॉल आपकी ऑफ साइड आ रही है, बल्ला लेग साइड में घुमा रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन खराब है, ठीक है, आपको बॉल फेंकनी है विकेट्स पे, आप फेंक रहे हो वाइड, तो कोऑर्डिनेशन खराब है। सो आपको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एक्शंस, रिदम, चेंज ऑफ मूवमेंट, बैलेंस, ग्रेसफुल एक्शन एक्सेट्रा ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ वेल डेवलप्ड टेक्निकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। आप बैलेंस बनाते हो, आप रिदम से कोई काम करते हो, मूवमेंट आपकी अच्छी है, चेंज कर सकते हो, सो ये सभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं। हॉकी रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स आईज, ठीक है, हॉकी में आंखों का आपका बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हाथों के साथ, और हॉकी स्टिक के साथ भी आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होता है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, अडेप्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी। देखते हैं क्या क्या है। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या है, ओरिएंटेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इन रिक्वायर्ड टाइम, जिस टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, and available space in relation to definite field of action such as volleyball court, skating rink or football ground and or a moving object like ball, opponent or partner। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस, it is the ability to achieve high level of accuracy, perfection and economy of separate body movement and movement phases in a motor action। फिर उसके बाद है अगर आप देखोगे कपलिंग एबिलिटी, सो कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स विद अनदर, ठीक है, आप अगर कपलिंग एबिलिटी की बात करते हैं सो आपका जो बॉडी पार्ट के जो मूवमेंट्स हैं दूसरे पार्ट के साथ अच्छे से हो, कोऑर्डिनेट होके एकदम अच्छे से हो। कपलिंग एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स इन विच मूवमेंट्स विद हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हैव टू बी परफॉर्म विद अ ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन सच एज जिम्नास्टिक्स एंड टीम गेम्स, जिम्नास्टिक्स वगैरह में, टीम गेम्स वगैरह में ये कपलिंग एबिलिटी बहुत जरूरी होती है। फिर है रिदम एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू डू बॉडी मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन रिदम, रिदम के हिसाब से बॉडी मूवमेंट्स करना, जैसे कि जिम्नास्टिक्स, फ्लोर एक्सरसाइजेस, ठीक है, डेफिनेट रिदम में आपको करनी होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सिंक्राइज स्विमिंग है, ठीक है, डाइविंग है, स्केटिंग है। देन रिएक्शन एबिलिटी,
सो इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली, कितना आप सिग्नल को सुन के क्विकली रिएक्ट करते हो, ये आपकी रिएक्शन एबिलिटी है। इसमें दो तरीके के रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन यानी कि इमीडिएटली रिएक्ट करना, ठीक है, हेयर द सिग्नल इज नोन सो द रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड। सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, it is the ability to react immediately or quickly to unexpected signals, for example a batsman facing ball in cricket। so ये हो जाएगा। फिर अडेप्शन एबिलिटी जैसा आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अगर चेंज हो जाते हो, ठीक है, सडनली अगर आप चेंज कर सकते हो अपने मूवमेंट्स को, सो आपकी अडेप्शन एबिलिटी है। बैलेंस एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स के दौरान आपकी जो पूरी बैलेंस है वो अगर आप बना के रखते हो, ठीक है, कितना भी डिस्टर्बिंग हो लेकिन अगर आप उसको बैलेंस कर रहे हो, आपकी बैलेंसिंग एबिलिटी है। और ये बहुत एसेंशियल होती है मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। सो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।